कहानियों की राह में आज की कहानी इंतज़ार की हद थी। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, जिसमें ज़िंदगी अपने असलियत से रूबरू होती है। तो शुरू करें आज की कहानी। सुनती हो अभिलाष की माँ? अभिलाष के पिता ने बाहर से आते ही आवाज़ लगाई। ओबे छी! अभी की माँ ने रसोई से ही जवाब दिया। आज एक मीठा तो बनता है। बाबूजी ने अभिलाष के राज्य स्तर पर अव्वल आने की खबर को देखते हुए कहा। चलो हटो जी, इस उम्र में मीठा? अरे मेरी उम्राव जान, खबर ही ऐसी है। अपना अभी एमबीए में राज्य स्तर पर अव्वल आया है, यही ना? अब ये खबर मोहल्ले भर में फैल गई है। अभी की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, है ना अभी की माँ? बाबूजी की आंखें नम हो गई थीं। तभी लंबा चौड़ा सांवला सा नौजवान गले में ढेर सारी गेंदा फूल की मालाएं पहने अंदर आया। बातों ही बातों में उसने बताया, माँ, बाबूजी, मुझे विदेश की एक कंपनी से ऑफ़र आया है। मैं वहाँ जॉइन करना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या राय है? अभी ने मोबाइल में ऑफ़र लेटर दिखाते हुए कहा। माँ ने उस वक्त भी आंसू पोंछे थे, पर वे खुशी के आंसू थे। माँ बाबूजी के साथ पूरा मोहल्ला खुश हुआ था इस खबर से। माँ, मैं शेफाली को बता कर आता हूँ। शेफाली का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और वो दृश्य भी जब पहली बार दोनों मिले थे। ओहो शेफाली, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया। राधिका मिस ने शेफाली की मैथ्स कॉपी डेस्क पर पटकते हुए कहा था। टीचर की डांट से पूरी कक्षा शांत हो गई थी। सभी शेफाली को देखने लगे। गोरा सा मुखड़ा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, हल्की गुलाबी रंगत लिए होठ। बोलो, बोलती क्यों नहीं? राधिका मिस ने फिर धमकाया। मिस, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। वैसे भी a+b² का इस्तेमाल जीवन के किस मोड़ पर होता है, मुझे बताएं आप? शेफाली ने उत्तर दिया था। बस शेफाली, बस। एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। मिस, आपने कभी रंगों के साथ खेला है? उन्हें कागज या कपड़े पर उकेरा है? दरअसल शेफाली पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी। उसके हाथों में जैसे जादू था। तभी बेल बज गई और सभी अपने अपने घर चले गए थे। शेफाली का इस तरह बेबाक होकर बोलना और एग्जीबिशन में उसकी लगी पेंटिंग ने अभिलाष के मन को मोह लिया था। अभिलाष चौधरी शेफाली की कक्षा में ही पढ़ता था। कसरती बदन, ऊंचा मस्तक, घुंघराले बालों वाला लड़का। लड़कियों के बीच वो हमेशा चर्चा का विषय बन जाता था। दरअसल अभिलाष स्कूल टॉपर था। आपको मैथ्स अच्छे नहीं लगते ना? एक दिन लाइब्रेरी में अकेला पाकर अभिलाष ने पूछा था। क्यों, आप रंगों की भाषा जानते हैं? शेफाली ने तैश में कहा, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसी का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, मन की आवाज़ थी। मन में ही दब कर रह गई।
पहली मुलाकात में भला कैसे कह सकता था इतनी सारी बातें? आपकी पेंटिंग देखी है मैंने, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। संयोग से मिले अंतरंग पलों को भला कैसे जाने देता अभिलाष? क्या फ़ायदा, मैथ्स में तो फिसड्डी हूँ ना, शेफाली ने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अभिलाष ने अपनी ओर से पहल की। सच्ची? फिर ठीक है। शेफाली लगभग उछल पड़ी थी। स्कूल का टॉपर लड़का उसकी मदद करना चाह रहा था, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी भला? और इस तरह दोनों अपनी अपनी ख्वाहिशों को ज़रूरत का नाम देकर जीवन के उस राह पर चलने लगे जिसे ज्ञानी लोग बकवास और साधारण लोग पवित्र प्रेम का दर्जा दे देते हैं। ये सारे अतीत के पल थे। वर्तमान की सच्चाई यह थी कि शाम की फ्लाइट से अभिलाष को अमेरिका जाना था। खुशी से भीगे पलकों से सभी ने अभिलाष को विदाई दी। शेफाली अपने छत से उस एरोप्लेन को निहारी जिसके साथ पिछले 5 सालों से अपनी छोटी छोटी बातें बांट रही थी। एरोप्लेन के पीछे लगी लाइट के धूमिल होने के साथ ही बहुत बड़ा अकेलापन घिराया, लेकिन अभिलाष के वादों पर उसे पूरा यकीन था। उसे दुल्हन बनाकर घर ले जाने वाली बात को जिस अंदाज में उसने कहा था, सोचकर ही हंसी आ गई थी। शेफाली, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम्हें मेरे माता पिता की देखभाल वैसे ही करनी है जैसे एक बहू करती है। ये अभिलाष की आखिरी लाइन थी। जब जब याद आता तो वो अभिलाष के घर फ़ोन कर लेती थी। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप और अंकल जी ठीक है ना? प्रत्युत्तर में अभिलाष की माँ चुप हो गई। क्या हुआ आंटी जी? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। माँ सरिता देवी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। ठीक है बेटा, तेरे अंकल जी पानी मांग रहे हैं, अभी रखती हूँ। शेफाली को बात खटक गई। वो तुरंत उनके घर पहुंची। मंजर देखकर हैरान रह गई। अभी के पिता बिस्तर पर लेटे थे। माँ पट्टी दे रही थी। शरीर बुखार से तप रहा था। उससे जो बन पड़ा उसने किया। जब घर आई तो अभिलाष से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बिजी टोन आया था। यह सोचकर कि कॉल देखकर बैक कॉल आएगा, लेकिन शेफाली को नाउम्मीदी हासिल हुई। मजबूर होकर शेफाली ने सारी स्थिति मैसेज में लिखकर भेज दिया, पर यह क्या, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। देखते देखते 2 साल बीत गए। बीच में 1-2 बार अभिलाष का कॉल आया तो था, पर हर कॉल में केवल अपनी तारीफ होती थी। उसके मेहनती होने के कारण गोरे मालिकों द्वारा शाबाशी की बात होती थी। जब तक माँ सोचती कि वे अपनी बात बताएंगे, तब तक या तो फ़ोन कट जाता था या किसी का बुलावा आ जाता था। माँ, अभी रखता हूँ, बाबूजी से मेरा प्रणाम कहना। वाक्य पूरी भी नहीं होती थी। बेटा, तुम्हारे बाबूजी। आंखों में आंसू लिए अपनी बात कहने को होती, तब तक फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता था। शेफाली हर कोशिश में लगी रही कि उसके माता पिता की खबर उस तक पहुंचा कर रहेगी, और वह सफल भी हो गई। नतीजा यह हुआ कि अभिलाष ने अपने
इंडिया आने की खबर पक्की कर दी। आंटी, अभी आ रहा है, फोन पर ही शेफाली ने बताया था। सच्चे बेटा? यो सुनै छी, बउआ अबैया। ये खबर बाबूजी को बताने के लिए कमरे के अंदर जाने लगी। दरवाजे से टकराई, सिर पर चोट लगी, पर उसका भी होश न रहा। जब गर्म खून टपक कर नीचे आया तब उस ओर ध्यान गया। साधारण पट्टी लगाकर बउआ के पसंद की चीज़ों की सूची बनाने लगी। बउआ के माछ बड़ पसंद छे। माँ ने बाबूजी को याद दिलाया कि मछुआरे से कहकर ताज़ी मछलियों की इंतजाम हो सके। हाँ हाँ ठीक, बाबूजी ने हामी भरी थी। हाँ, मखान के खीर, ये बाबूजी की आवाज़ थी। और इस तरह खास व्यंजनों की सूची बनाई गई। और वो दिन भी आ गया जब अभिलाष को घर पहुंचना था। रंगोली, रंग बिरंगी लाइटें, सब कुछ अपने आप में बेहद सुंदर और सुसज्जित ढंग से सजाया गया। रात 10 बजे अभिलाष घर पहुंचने वाला था। सभी पड़ोसी शाम के 6 बजे से जमा होने लगे। जो नहीं आए उन्हें बुलाया गया, जो बुलाने पर भी नहीं आए उन्हें खरी खोटी भी सुनाई गई। पर अभिलाष नहीं आया। 10:15, 10:30 और इस तरह 2 साल और बीत गए। कितने 10 बजे जिसका ठिकाना न था। एक दिन रात को ठीक 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी। अभिलाष अक्सर रात को ही फ़ोन करता था। बाबूजी फ़ोन उठाने के लिए दौड़े, पैर फिसला और रीढ़ की हड्डी टूट गई। अकेली माँ कहाँ कहाँ भागती। भला हो पड़ोसियों का जिन्होंने हर कमी को पूरी की थी। काश अभिलाष को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो आज हमारे पास होता। 5 दिन के बेहोश होने के बाद होश में आने पर बाबूजी ने कहा था, जिसके जवाब में आंचल से आंसू पोंछते हुए माँ ने हाँ में सर हिलाया था। जीवन के इस अस्ताचल में जहाँ पोते पोतियों की किलकारियाँ सुनने की इच्छा बलवती होती है, ऐसे में पड़ोसियों के लिए उदाहरण बनना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। पर क्या कर सकते थे भला? सुख दुख के साथी वही तो थे। पिछले हफ्ते की ही बात थी। पड़ोस का एक नौजवान लड़का मनोज, उसने अपनी माँ से विदेश जाने की बात की। ना बेटा ना, ऐसी बात दोबारा ना करना। गांव जाकर अपनी जमीन पर खेती कर खा लेंगे। शाम को कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देखेंगे। मुझे अभिलाष की माँ नहीं बनना, जिनके घर बेशक डॉलरों की बरसात हो रही है, पर बेटे को देखने तक तरस गई है वो। मनोज की माँ ने पूरे मोहल्ले के सामने हाथ नचा नचा कर कहा था। जब अभिलाष गया था उसके बाद से हर महीने कुछ न कुछ खरीदा जाता था और इस तरह घर में सुख सुविधा की हर वो चीज़ थी जिसकी ख्वाहिश एक साधारण आदमी करता है। पड़ोसी भी उस सामान के बहाने आते थे, चाय नाश्ता करके जाते थे, पर धीरे धीरे ये सब भी बंद हो गया था। अब बिना बुलाए कोई मुड़कर नहीं देखता था। बाबूजी की उम्र 80 से ऊपर हो चुकी थी। माँ भी उनसे ज़्यादा पीछे नहीं थी। एक रात फ़ोन की घंटी फिर बजी, पर कोई फ़ोन नहीं उठाया। अभिलाष ने शेफाली को कॉल किया और अपने वापस आने की
पुख्ता सबूत भी दी गई, जिसे अगली सुबह शेफाली उन्हें दिखाने आई थी। इस बार दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे ये समाचार उनके लिए नहीं था। शेफाली चली गई। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, करीब आए। दोनों ने एक दूसरे को कस कर थामा, जैसे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। दोनों जी भर कर रोए। चुप कराने वाला कोई न था। तैयारी तो इस बार भी हुई थी, फूल इस बार भी सजाए गए थे, पर इस बार अभिलाष के लिए नहीं, उन दो पवित्र प्रेमी आत्माओं के लिए जो मृत्यु सज्जा पर लेटे थे। अभिलाष के माता पिता की बेटे से मिलने की इंतजार की हद समाप्त हो चुकी थी। दोनों की पथराई आंखें अब भी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। इस बार अभिलाष ठीक 10 बजे पहुंच गया था। उसके स्वागत के लिए कोई आगे नहीं आया था। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। गली के आखिरी छोर से राम नाम सत्य है की गूंज कानों से टकराई। स्मशान में मंत्रोच्चारण के साथ दो चिताओं को मुखाग्नि दी जा रही थी। अभिलाष भीड़ के पीछे दौड़ता दौड़ता पहुंचा था। पड़ोस में रहने वाले अनाथ लड़के ने, जिसे बाबूजी समय समय पर सहारा दिया करते थे, मुखाग्नि दे रहा था। जिसके हाथ से अग्नि पाने की इच्छा में दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए थे। जिस लड़के की चाहत में माँ मंदिर मंदिर भटकी थी, वो भीड़ के पीछे खड़ा खड़ा मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।